नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि पांचवा चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि है आपके जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित चैप्टर है, और आज ये इसका जो है तीसरा लेक्चर है जिसमें कि हम बात करेंगे कि कैसे किसी कोशिका को जब विलयन में डाला जाता है तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो दूसरे लेक्चर को हमने जहाँ पे एंड किया था वहीं से हम आज इसको शुरू करेंगे, जो कि था यहाँ से। तो हमको यहीं से पढ़ना था कि यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर मतलब कि चीनी अथवा या नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। तो इसी के बारे में हम लोगों को देखना था। तो देखिए होता क्या है कि निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। मतलब कि अगर हम किसी जंतु कोशिका को या फिर पादप कोशिका को शक्कर या फिर नमक के विलयन में रखेंगे तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की कम मात्रा और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। मतलब कह रहा है, मान लीजिए ये जैसे हमारा एक बर्तन है जिसमें जो जल है वो ज़्यादा मात्रा में है और इसमें जो नमक है वो कम मात्रा में घुला हुआ। अगर इसमें हम रखेंगे तो होगा क्या कि जो हमारी कोशिका रहेगी उसके अंदर पानी चला जाता है, जिसको हम कौन सी विधि कहते हैं, परासरण विधि कहते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे विलयन को, मतलब इस कंडीशन में हमने जो पानी या नमक से जो विलयन बनाया है, ऐसे विलयन को अल्प परासरणी दाब विलयन कहते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है, ये पूछा जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो है, या इसके आगे पहला दिया गया है कि देखिए इस अल्प परासरण दाबी विलयन में होता क्या है कि जल के जो अणु होते हैं कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। मतलब जाहिर सी बात है कि कोशिका को हमने जिस पात्र में रखा है, हम मान लेते हैं कि अगर उसमें 5 लीटर जल है और कोशिका हमारी खुद ही इतनी पतली है तो उसके अंदर कितना जल जाएगा, हम मान सकते हैं कि 1 mm जाएगा या 1 ml। तो ये कम मात्रा में पड़ जाता है और बाहर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मात्रा इस पर प्रेशर लगाती है, तो यहाँ पर एक प्रेशर के रूप का दीवार बन जाता है, तो ये कम वाला बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, तो होता क्या है कि इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, कोशिका फूल जाएगी। तो देखिए कोशिका को जल में रखने से पहला ये हो सकता है। अब दूसरी घटना को देखें तो ये क्या है कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो। मतलब इस केस में क्या कह रहा है कि हम जितना जल की सांद्रता लेंगे उतने ही सांद्रता का उसमें क्या लेंगे हम, ऐसे माध्यम रखा है जिसकी सांद्रता जल के बराबर हो। तो होगा क्या कि कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगा। ऐसे विलयन को हम कहते हैं समपरासरी विलयन कहते हैं। जैसा कि आप नाम भी देख सकते हैं कि सम है, मतलब कि अगर समान हम लेंगे ऐसा माध्यम जिसमें कि जो विलयन है उसमें जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के अगर बराबर हो। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोशिका के अंदर अगर 5 ml जल जा रहा है तो बाहर भी अगर 5 ml है तो दोनों के बीच बराबर हो जा रहा है, तो इस केस में कोई भी फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे विलयन को हम कौन सा विलयन कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम समपरासरी विलयन कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा केस। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या है इसमें कि जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही मात्रा बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं होती, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इस पे किसी भी साइड से क्या होता है कि दाब के रूप का दीवार नहीं बनता। इसी कारण से जो जल जल जाता है वो बाहर आ जाता है।
अब देखिए तीसरा केस में क्या हो सकता है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र हो, मतलब कि अगर कोशिका के जो बाहर वाला विलयन हो वो कोशिका के अंदर के घोल से अगर ज़्यादा सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा और ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। दैट्स मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर जो बाहर का जो विलयन है ज़्यादा सांद्र है, मतलब बहुत ज़्यादा एक गाढ़ा है, और जो कोशिका के अंदर का जो विलयन है ये पतला है, तो जाहिर सी बात है कि पतला वाला बाहर की तरफ फ्लो करेगा और इस कारण आपकी जो कोशिका रहेगी वो सिकुड़ जाएगी। अभी इसका आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए होता क्या है कि इस केस में ये होता है कि पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जाहिर सी बात है, जब ये हमारी मान लीजिए कोशिका इसमें से ज़्यादा अमाउंट में जल बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है कम अमाउंट में, तो इस कारण क्या होता है कि कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है। तो देखिए, तो हमने ये तीनों कंडीशन देखा। तो देखिए होता क्या है कि परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है, और इसको अब हम क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सा इसमें दिया गया है क्रियाकलाप। तो जैसा कि क्रियाकलाप 5.3 दिया गया है, इसमें कह क्या रहा है कि अंडे से परासरण कैसे होगा। देखिए पहले किया क्या जाएगा, आपको करना क्या है कि अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको कि हम कहते हैं टॉयलेट क्लीनर एक तरीके से हम मान सकते हैं, ठीक है, में डालकर उसके कवच को हटाओ। मतलब कि ये अंडे को जो है क्या करना है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसकी जो ऊपरी जो लेयर रहती है, बाहर की जो बाउंड्रिंग रहती है जो कि कैल्शियम जिसको हम बना होता है, इसको हटाना है। तो होगा क्या कि इसका कवच अधिकांशतः क्या किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को क्या करेगी, कवर करेगी। मतलब कि जब हम उसके बाहर के जब अंडे को जब हटा देंगे तो क्या करेंगे कि उसकी जो पतली झिल्ली रहेगी वो अब उसको कवर करेगी। तो इस केस में होगा क्या कि अंडे को शुद्ध जल में अब रखेंगे और 5 मिनट बाद इसका हम अवलोकन करेंगे। तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, कहने का मतलब ये है कि पहले अंडे को आप HCl में रखें, उसका कवच हटा देंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, अब जो झिल्ली रूप में बचा है उसको हम क्या करेंगे किसी विधि द्वारा कि वो फूटे ना, उसको हम साफ जल में रखेंगे। तो होगा क्या 5 मिनट बाद कि अंडा फूल जाता है। क्यों? क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले केस में ये हो गया। अब दूसरे केस में क्या करेंगे कि इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा हम लाएंगे और नमक के सांद्रित विलयन में इसको रखेंगे। ठीक है, अब 5 मिनट बाद फिर उसको देखेंगे तो होगा क्या कि अंडा सिकुड़ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नमक का जो घोल होता है वो अधिक सांद्रित होता है। ठीक है, सांद्र मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। एक तरीके से सांद्र आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो जल है इसका कोई निश्चित आकार आयतन नहीं होता, तो इसके जो अणु रहते हैं दूर दूर रहते हैं तो उसकी सांद्रता कम होती है। वही नमक देखेंगे तो पॉइंट रहता है और सभी पॉइंट की तरह जो रहते हैं इनका आकार सेम रहता है, इसी कारण से इसको हम सांद्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इस क्रियाकलाप से देखा। नेक्स्ट क्रियाकलाप देखते हैं जो कि है सूखी किशमिश का। तो इसको हम अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि आप इसके बारे में रिवाइज करेंगे तो इसको जब मैं कल बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का बताया गया जो जानकारी है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे के आने वाले लेक्चर से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार की अगर आपको बताया गया टॉपिक से संबंधित जानकारी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, उसका जल्द से जल्द जो है उत्तर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।